धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात आम आदमी की। आपने देखा होगा आजकल शुरू किया है धाकड़ खबर ने एक नया कॉलम, कह सकते हैं अखबार की दुनिया में बात करें, लेकिन टीवी की दुनिया में बात करें तो नया एक सेगमेंट हम लोगों ने शुरू किया है जिसमें हम आम लोगों की कुछ बातें आप तक रखते हैं। क्योंकि एक जो हमारा मानना है वो ये कि मीडिया का काम है माध्यम का। हालांकि ये डायलॉग मैं पहले भी बोलता रहा हूँ और हमेशा बोलता रहता हूँ कि लोगों की जो पीड़ा है, लोगों की जो दिक्कतें हैं वो सत्ता तक जाएं और सत्ता की जो योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुँचे। ये काम है। ये अलग बात है कि आज मीडिया ने तमाम चीज़ें सिर्फ राजनीतिक बना के रख दी हैं। इस नेता ने ये बयान दिया, उस नेता ने बयान दिया। इसके अलावा देश के लोग क्या चाहते हैं, सरकार की योजनाएं उन तक पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, इसको कभी परखने की कोशिश नहीं करता। ऐसे एक शख्स हैं, नाम है असलम उर्फ फूल मोहम्मद। बिहार के रहने वाले हैं, इन दिनों हैदराबाद में रह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी वाला हैदराबाद। उनकी पीड़ा ये है कि उन्होंने 2010-11 के आसपास मोतिहारी में एक बड़ा नक्सली ऑपरेशन कराया था और पुलिस वालों ने उनको नक्सलियों के बीच मुखबिर बना के भेजा था। उनकी वजह से 31 पुलिस वालों को राष्ट्रपति पदक मिला। लेकिन जो इनसे कमिटमेंट की गई थी, जो इनसे वादा किया गया था, वो वादा पूरा नहीं किया गया। तो इन्होंने फ़ोन किया कि अरे भैया हम अपनी पीड़ा बताना चाहते हैं। हमने कहा होगा क्या पीड़ा बता के? इन्होंने कहा कम से कम बताने तो दीजिए। होगा कि नहीं होगा अलग बात है, क्योंकि हम तो अपनी पीड़ा को लेकर पहले भी कई बार आंदोलन, धरने, प्रदर्शन कर चुके हैं। ये उसी दौरान जब इनका ये सब कुछ चल रहा था नक्सली वाला, इन्होंने अपनी माँ को खो दिया, अपने पिता को खो दिया। यानी कि उन दोनों की महज 20-22 दिन के दौरान मौत हो गई थी। आज डर के मारे ये बिहार नहीं आते हैं। हालांकि इनका परिवार बताया जा रहा है कि बिहार में ही रहता है। तो क्या वो मूवमेंट था, कैसे कैसे इन्होंने किया, क्या ये अब चाहते हैं और क्यों इनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए असलम उर्फ फूल मोहम्मद जुड़ रहे हैं। सुन पा रहे हैं फूल मोहम्मद जी? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह सुन पा रहा हूँ। आप मेरा पहला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपका वो मूवमेंट क्या था और कब शुरू हुआ था आपका वो मूवमेंट? जी मैं सबसे पहले सभी हिंदुस्तान तमाम से हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा जो दर्द है उस समझे। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप धाकड़ खबर पर मुझे बुलाएं। लगभग 6 महीना से मैं बहुत मीडिया वाले को फोन करा, बहुत मीडिया से अपना दर्द सुनाया, मगर कोई भी लाइव नहीं चलाए, मेरे दर्द तो नहीं सुने। यहाँ तक कि रो रो के मैं इमरान प्रतापदरी से भी बात करा, जो शायर है और कांग्रेस से अल्पसंख्यक का चेयरमैन है, उनसे भी बात किया, मगर कोई मेरा दर्द नहीं समझा। यहाँ तक कि असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी मिलने की कोशिश करा, फोन पे बात करा, कम से कम 10-15 बार फोन किया तो एक बार फोन उठाए, 15 से 3 भी सही से बात नहीं किए। दारूसलाम आओ आपका समस्या हल हो जाएगा बोले, मगर वहां पर गए थे, मुझे ये बोलते भेज दिया गया कि आप बिहार से हैं इसलिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोला, फिर अरशद बाबा तो ही फोन करा कि आपका ये भाषण सुना था जिसमें आप बोले थी हम गरीब नहीं देते, अमीर नहीं देते, हिंदू नहीं देते, मुसलमान नहीं देते, हर तुम तो मदद करते हैं। फिर आपके दारूसलाम में मुझे बोलते भेजा गया कि आप बिहार से हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आते मैं आपका नंबर पर भी मतलब बहुत कोशिश किया, खैर अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात हो गया। और मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि 2011 में 13 मार्च। मैं आपको रोक रहा हूँ फूल मोहम्मद भाई। मैं जान रहा हूँ आपकी आवाज़ रूंधी हुई है, आपका गला भरा हुआ, आपके दर्द को मैं समझ सकता हूँ। आपने हमारे यहाँ भी पिछले 2-3 महीने से लगातार फ़ोन किया। कुछ दिक्कतें थी, दुश्वारियाँ थी, इस वजह से आपका मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं दिल से बताना चाहता हूँ आपसे, कोई जज्बाती बात नहीं करना चाहता हूँ। जब भी आपका फ़ोन आता था तो मुझे अपने अंदर से एक बेचैनी होती थी कि एक शख्स जो अपनी बात रखना चाहता है, कहाँ कि हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, कहाँ कि हम पत्रकार बने फिर रहे हैं, अगर एक आम आदमी की आवाज़ को नहीं रख सकते। अरे क्या हर वक्त क्या मोदी ने ये कह दिया, योगी ने ये कह दिया, यही तमाम चीज़ें दिखाएंगे? तो मुझे दर्द होता था, लेकिन क्या करूं, कुछ दुश्वारियां थी, इस वजह से नहीं कर पा रहा था। अब मैं चाहता हूं आप बताइए वो 2011-2010 की पूरी कहानी है क्या, कैसे कैसे आप पुलिस के संपर्क में आए, कैसे पुलिस ने आपको उस पूरे मोमेंट के अंदर इस्तेमाल किया, प्रयोग किया और बाद में यूज एंड थ्रो वाली पोजीशन में आपको कर दिया कि इस्तेमाल करा और फेंक दिया? जी जी, तो 2011 में मैं संपर्क में आए थे। मेरे घर में जो गरीबी हालात था, खाने पीने, मतलब मेरे अब्बू जो थे पैर से विकलांग थे, हम लोग स्कूल तक शटल नहीं देते, इतना गरीबी हालात था। तो हालात सही नहीं था, इसके वजह से मतलब हमारे तो इस्तेमाल करे, मतलब
अब तो मढ़ौरा डीएसपी छपरा जिला का ये डीएसपी दिलनवाज अहमद साहब थे, उनसे बात करे, जैसे थी तो केस लेते थे, मैं अपना झगड़ा लड़ाई मेटर लेते, तो ऐसा ऐसा मतलब मेरे तो लालच दिया दिया, आप मेरे को लालची समझिए, चाहे मेरा हालात से मारे, जैसे थी एक छोटा सा मिसाल दूंगा, जितने धर्म में छोटे छोटे बच्चे 4 दिन भूखा रहते हैं, अगर कोई भी इंसान बोलता है कि मैं तुम्हारे चारों बच्चों को पेट भर दूंगा, फलाने तो मार के आ जाओ, तो वो जेल नहीं देता है, बंदा ये देखता है कि मेरे चारों बच्चे तो पेट पल जाए दाव, सिर्फ वैसी हालात था मेरे साथ। और नक्सल में मुझे भेजा गया, जबकि मैं बोला कि मैं नक्सल में हमेशा नहीं रहूंगा, मेरे को ऑफर ये दिया गया कि तुम पार्ट टाइम रहो, 10,000 पर मंथली आपको दिया जाएगा, और कोई भी हादसा हो गया तो मुखबिरी फंड से 3 या 4 लाख रुपए आपको सरकारी फंड मिलेगा। मैं हाथ जोड़ा थी, सर ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा दिन आपका साथ निभा सकता हूँ, और मुझे ऐसा करने के लिए मैं बिहार में नहीं रहना चाहता हूँ, मेरा दुश्मन बहुत है, मुझे बिहार से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। तो मेरे से बात ये किया गया कि बिहार से बाहर तुम्हारे तो जिस स्टेज में सुरक्षा होगा तहाँ बोलो दे धर्म करा दिया जाएगा, जीवन यापन के लिए तुम नई सिरे से जिंदगी शुरू कर सकते हो, इसके लिए 15 लाख रुपए दे दिया जाएगा, बजाते हमारा शर्त है। मैं बोला बोलिए शर्त, तो वो लोग बोले कि जैसे कि हमारा मुखबिर भी ऐसा गद्दारी करते हैं, हमारे तो बुलाते हैं फलाने ज्यादा नक्सली है, और हमारा गाड़ी उड़वा देते हैं, ऐसा भी हुआ। मौला मैं भी कर सकता हूँ, इसके लिए आप जो बोलिए सो तैयार हूँ मैं। तो ऑपरेशन होने तक अगर कुछ भी गड़बड़ करे तुम, तो तुम्हारे फैमिली तो खतरा पहुंच जाए। मतलब ठीक है, शर्त मंजूर है मेरे। तो पहला शर्त जो लोग बोला कि जब भी ऑपरेशन होगा, मूवमेंट होगा, तो नक्सल मूवमेंट में बम भलाक नहीं होने देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्योंकि हथियार तो हमारे जवान के पास भी रहता है, हथियार उनके पास भी रहता है, मगर बम भलाक जो होता है उसमें भारी मात्रा में जवान शहीद होते हैं, उसका जवाब यही होता है। तो मैं बोला ठीक है, बम भलाक नहीं होने देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। दरमाहा थेसरिया थाना दरमाहा गांव में हम लोग रुके हुए थे। थेसरिया थाना पर अटैक करने का प्लानिंग था, वहां थेसरिया थाना पर हमला करते हथियार लूटने का प्लानिंग था, भारी मात्रा में इकट्ठा हुए हम लोग। रात में 2 बजे या 2:30 बजे रात में मैं इंफॉर्मेशन दिया हूँ एसपी साहब को कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कल पूरा इंफॉर्मेशन अपना हथियार होता वो हम लोग कितने संख्या में है, किसके घर में है, पूरा एड्रेस दे दिया। सर वहां भी हिदायत दिए कि बम भलाक नहीं होने देना, ये आपका जिम्मेदारी है, मैं निभाऊंगा। मैं बोला मैं अपना शर्त निभाऊंगा बोला। जब रात में 11 बजे इंफॉर्मेशन दिया, 2 बजे रात में इंफॉर्मेशन दिया सॉरी, तो दिन में 11 बजे से पूरा गांव घेरना शुरू हो गया। मतलब पुलिस इतना उतर दिया, आपका मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर 3 जिला था, एसटीएफ आरपीएफ जवान थे, अब तो कमिश्नर साहब थे, बहुत लोग था उसमें। जब नक्सली देखे थी हम लोग घिर रहे हैं, तो फायरिंग शुरू हुआ, दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुआ। उस दौरान भी मेरे तो मतलब ये उम्मीद नहीं था कि मैं बचूंगा, क्योंकि पुलिस ही पहचान रही थी ना, मेरे तो बंदूक या गोली तो नहीं पहचान रही थी। उस दौरान भी बार बार हिदायत किया जा रहा था कि बम भलाक नहीं होने देना, ये याद है ना? तो अलग सर आप लोग लड़िए। मैं 2 बजे रात में इंफॉर्मेशन दिया हूँ, वो लोग तो भी ये इंफॉर्मेशन था कि बम तो बिछाए होंगे यहाँ पे। मैं बोला बम बिछाया गया है, मगर मैं बम का फ्यूज काट दिया हूँ। और इस तरह से 18 घंटा चली मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए, 10 इदारा जिंदा गिरफ्तार हुए, 5 एसएलआर, 8 3 नग 3, 2500 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। सर उसमें एक ऐतिहासिक लड़ाई हुआ, उसमें एक जवान तो शहीद तो दूर की बात, फरोज तक नहीं आया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पहला ऐतिहासिक लड़ाई था जिसमें सैन्य बल नक्सली के हाथों शहीद नहीं हुए। ठीक है, आपने कहा कि आपने किसी भी जवान को खरोच तक नहीं आने दी, 6 नक्सली मारे गए और कई सारे नक्सली पकड़े गए और भारी मात्रा में असला बारूद पकड़ा गया। लेकिन आपने एक दलील दी अपनी बात रखते हुए कि परिवार में 4 बच्चे थे, भूखे थे, तो क्या कल को किसी के परिवार में 4 बच्चे होंगे, भूखे होंगे, वो जाके पुलिस का मुखबिर बन जाएगा? तो कल को तो ऐसे कोई जाके कहीं आदमी नक्सली, आतंकवादी या उग्रवादी भी बन सकता है। ये दलील आपकी जो है दमदार नहीं है। आप भी चाहते होंगे, आपको लगता होगा पुलिस के करीब रहें, तो इसलिए आप बने होंगे। हर आदमी अपने मफाद, अपने फायदे के लिए भी कुछ करता है। खैर जाने दीजिए उस सब बातों को भी। लेकिन आपने कहा कि मूवमेंट हो गया, तो मूवमेंट होने के बाद क्या आपके साथ हुआ? आपको भी जेल में डाल दिया गया? जी, मैं पहले फुर्सत में मेरे तो थाना में ले दिया गया, थाना में जेल जाने के लिए बोला गया, तो मैं वहां पर गुस्सा हो गया, मैं जेल नहीं जाऊंगा, ये धोखा है। मैं तो अपना धोखा निभाया। अगर मैं चाहता तो 6 बम का जो फ्यूज ताप दिया था, मैं नहीं तापता, बोल सकता था ताप दिया हूँ। 6 पे 6 बम ब्लास्ट होते थे। आप जरा समझिए कि कितना जवान शहीद होते थे उस ऑपरेशन में, 6 बम जहां ब्लास्ट होता था। तो जब मैं बोला कि मैं मीडिया में आऊंगा, और पहला हिदायत मुझे ये दिया गया था सर
कि इस ऑपरेशन का मुख्य सूत्रधार तुम है, इसका मेन हीरो तुम है, यह मीडिया में नहीं आना है। और जब 6 मर्डर मैं तभी नहीं देता था अपने नजर से, 6 मर्डर हुआ था, 6 का हत्या हुआ था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं मीडिया में नहीं आने देना, बार बार धमकी दिया जा रहा था मेरे तो। यहाँ तक बोले पुलिस अधिकारी की पेपर में लिखा दिया कि 6 नक्सली मारे गए, तो वहां 7 भी लिखा जा सकता था, मतलब इशारा ये था कि तुम्हारे तो ही मार सकते थे, है ना। तो ये डर से मेरे तो जेल भेजा गया कि 2 महीना के लिए तुम जेल जाओ, तुम्हारे तो छोड़ा दिया जाएगा, अभी छोड़ दिए तो नक्सली मार देंगे, लीड हो जाएगा। जबकि सरासर ये गलत था, ये साजिश था। जेल भेजने के बाद पुलिस ये सोच करी मेरे तो, मेरा फैमिली तो, ये डीएसपी दिलवाद साहब मेरा फैमिली तो मिलाने ले आए, 4 लाख रुपया आया। जब नक्सली था बड़ा लीडर राम प्रवेश बैठा, 4 सीट का नकल निकाले, जिसमें 4 सीट में दलम कुंडली होता है, तो 4 सीट में मेरा नक्सली नाम नहीं डाला गया। ये लिखा गया था कि असलम मोतिहारी अपने रिलेशन में जा रहा था, रात के समय में नक्सलियों ने हथियार दे बल पे उठा लिया। तो राम प्रवेश बैठा लीडर मेरे तो बुलाए, मेरे तो बोले कि नजर से नजर मिलाते बात करो। और मैं पूछ रहा हूँ सवाल, तो तुम तो नक्सली में थे, तो हाँ थे सर। तो फिर यहाँ तो पुलिस लिख रही थी तुम नक्सली नहीं थे, तुम पुलिस मुखबिर हो, तुम पुलिस लाइनर थे, हम लोग नहीं पहचान पाए तुम्हारे, तो तुम गलत करे, तुम्हारे तो अंजाम भुगतना पड़ेगा ये चीज। तो ये चीज में फौरन बाहर एसपी तो मैसेज दिया, तो कमांडर साहब एक भौरिया साहब थे, बहुत इंसान लायक आदमी थे, मतलब मेरे लिए बहुत कुछ करे, जबकि मेरे से उनको कोई लाभ नहीं हुआ, उनको कोई प्रमोशन हुआ, कोई प्रमोशन नहीं हुआ। फिर भी जेल में मिले, मेरा रहना सहना खाना पीना सब अलग करा दिए। ऊपर वाला जहाँ रखे उनको तंदुरुस्त रखे, मगर 2-3 अधिकारी ऐसे है सर, और वो ऐसा अधिकारी है जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा, किंतु मेरे से कोई लालच नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, मगर आज भी एक इंसानियत के नाते जो मेरा पेपर जानते हैं, मेरा डॉक्यूमेंट देखने के बाद मेरे फुल हेल्प करते हैं। और ये चीज अफसोस है उनको कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, उनको भी रो रो के मैं बताया सर, मेरे पास एक बाइक था जिससे मैं अपना 6 लाख का माल ला लेता था, वो बाइक भी बजाज फाइनेंस से था, ले दे उठाते, मैं रोते दिल दिलाते, वो लोग तो भी बोला कि मेरा बाइक चला दिया, मैं वो लोग तो भी ये बोला कि एक बार सोशल मीडिया। ठीक है, कुल मिला के आपने कहा कि कुछ लोगों ने आपकी मदद भी की, कुछ लोगों ने आपकी मदद भी। कितने साल जेल में रहे हो भैया, और कैसे बाहर आए? और बाहर आने के बाद जैसे आप कह रहे हो 4 लाख रुपए की मदद कर चुके थे, तो क्या और भी मदद चाहते हो? 4 लाख की मदद तो कर ही दी थी ना? नहीं, ये 4 लाख का मदद नहीं हुआ सर, ये तो मेरा हक था। जो मैं बात हुआ था, बात तो 15 लाख की थी सर, बात 15 लाख की थी। मैं हिंदुस्तान के आवाम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार से यही पूछना चाहता हूँ एक सवाल, कि जिस सफलता के आधार पे 33 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति मेडल दिए, तो मेन हीरो जहाँ पे बूथ में भी लिखा गया है मोतिहारी दरमाहा कांड का मेन हीरो, पुलिस से पूछ रहा है सवाल, जिसमें इसमें साफ लिखा हुआ है मोतिहारी दरमाहा कांड का हीरो पुलिस से पूछ रहा है सवाल, क्या हुआ तेरा वादा। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि इस तरह से एक तरफ तो सरकार बोलती है कि नक्सल मूवमेंट छोड़ दो, हमारे से जुड़ो, हम हर सहायता मूवमेंट करेंगे, और आज मैं नक्सल का इतना बड़ा खात्मा करा दिया, पूरा ये टीम सफाया हुआ, तो माननीय नीतीश कुमार मुझे क्यों मरने के लिए छोड़ दिए। और एक छोटा सा मैं जुमला बोलना चाहूंगा आपके सामने, मेरे से सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं पहली बार लाइव आया हूँ, इसलिए बोलने में हाथ बता रहा हूँ तो, कि मेरा विश्वास है, और विश्वास सबसे बड़ी चीज है, और मेरा मानना है कि इसमें नीतीश कुमार को मैं अभी जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। इसलिए नहीं ठहराऊंगा क्योंकि पुलिस वाले तो मेरे तो शुरू से दबाते रहते कि मीडिया में नहीं जाना है, ठीक है। और मेरा मानना है, यहाँ पे डीएसपी दिलवाद साहब, जब मैं जेल से निकला डीजीपी से मिला वहां पे पीते ठाकुर से, तो वहां लिस्ट में जो एक मुखबिर का लिस्ट होता है जिसमें इनफॉर्मल का नाम लिखा जाता है, तो वहां पे डीएसपी दिलवाज अहमद अपना नाम लिखाए थे, मुझे दफनाते। तो मेरा मानना है कि पुलिस वाले जो 4 लाख रुपए दिए, ये सरकार तक बात नहीं पहुंचाई गई है। अगर सरकार तो ये मालूम होता बिहार दौर में तो, कि जिस सफलता के आधार पर हम 31 पुलिस वाले तो राष्ट्रपति पदक दे रहे हैं, तो मुझे भी तो भला हो जाता है, मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि धाकड़ खबर पे आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। वैसे इसके पहले भी आपका अखबारों में बहुत कुछ छप चुका है, कई सारे न्यूज़ चैनल, शम्स ताहिर खान जैसे लोग आपका इंटरव्यू और तमाम स्टोरी आपकी दिखा चुके हैं, तब आपका कुछ भला नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी उम्मीद कर सकते हैं हमारे नाम ये सहरा बन जाए कि धाकड़ खबर पर खबर दिखाए, उसके बाद नीतीश सरकार हरकत में आई और आपका कुछ भला हो गया। लेकिन यहाँ ये पे बताओ भैया कि कितने दिनों तक जेल में रहे हो, कैसे बाहर आए हो, और क्या जेल से बाहर आने के बाद ही हैदराबाद पहुंच गए, डर के मारे पहुंच गए, अपनी खुशी से पहुंच गए?
जी सर, आप सवाल पूछे, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। पहले जेल में कितने साल था, जैसे कि 2 महीना बोलते भेजा दिया मुझे, जब 6 महीना पार हो गया, साल भर पार हो गया, तो 2012 से, मतलब दिन पुराना हो गया इसलिए 2012 से मैं आंदोलन शुरू कर दिया। जेल में मैं भूख हड़ताल पे, और बाहर एसपी आवाज के सामने हमारे पूरा फैमिली, हमारे बीवी बच्चे अब्बू अम्मी जिंदा थे उस समय, सब लोग अनशन पे, अनशन जारी किए। तो ये पर्ची भी बंटवाया, पूरा डिटेल देते थी, मैं अदर हजारों जवानों को जान बचाया, तो क्या मैं गुनाहगार हूँ? बिहार वासी मुझे, देशवासी, पूरा देश के लोग मुझे मदद करे। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर के माध्यम से पढ़ते, अन्ना हजारे थे, सचिव राम आधार ठाकुर थे, और लोग बड़े किशोर जी थे, आपका तेजस्वी यादव भी आए थे हमारे आंदोलन पे। लोग एक सेब तरह आया, धीरे धीरे आते मेरे आंदोलन पे बैठा। तो 14 दिन तक कंटिन्यू मैं भूख हड़ताल पर था। जब मेरा हालात सीरियस हुआ, वही सवाल जो मीडिया वाले पूछे, जब दिनेश एसपी बदल गए कि नहीं असलम कौन है मैं नहीं जानता हूँ, तो असलम कौन है जब मैं नहीं जानता हूं, तो हमारे, मतलब मैं सुसाइड भी, जेल में सुसाइड किया था, आप देखेंगे तो ये पूरा हिस्सा मेरा जला हुआ है, मिट्टी का तेल डालते हाथ लगा दिया था। जब ये जुमला बोले थे कि असलम कौन है मैं नहीं जानता हूँ, है ना, असलम कौन है नहीं जानता हूँ, तो मैं बोला कि अब क्या करूंगा। फिर भी अन्ना हजारे की टीम अंदर आई, मिले, हमारे वकील आए, बोले कि तुझ भी तो प्रूफ होगा आपके पास कि आप इतना बड़ा घटना तो अंजाम दिलाए हैं। तो मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग था, जो शम्स ताहिर सर चलाए हैं अपना चैनल पे, टीवी शो पे, तो रिकॉर्डिंग दिया और 4 लाख रुपए का पासबुक दिया। तो उसी सवाल तो मीडिया वाले 3 दिन तक कंटिन्यू पूछे थी, सर ठीक है आप असलम तो नहीं जानते हैं, आपके थ्रू, प्रशासन के थ्रू असलम तो 4 लाख रुपए दिया गया है। ठीक उसी महीना में, उसी साल में, जिस महीना में ये ऑपरेशन सफल हुआ है, आखिर आप क्यों दिए असलम? आपका तो सदा है, रिलेशन में है, रिश्तेदार है, क्यों दिए? तो ये 3 दिन मीडिया वाले जब टीवी शो पे चलाते रहे, मीडिया में छपता रहा, तब जाते दिनेश एसपी साहब अपना स्टेटमेंट दिए हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, कि मोतिहारी दरमाहा तानता मुंह सूत्रधार बना था असलम। तो इसके बाद थोड़ा पब्लिक मूवमेंट हुआ, वहां नौजवान लोग पत्थर बरसा दिया, चाहे पुलिस तो सताया, चाहे सवाल पूछा, उधर हो गई पब्लिक कि जब इतना बड़ा घटना को अंजाम दिलाया, मुंह सूत्रधार था, मेन हीरो था, आप जेल कैसे डाल सकते? उस दौरान आप ये पत्रिका भी है मेरा, इसमें आप देखेंगे, आप सोशल मीडिया के जरिए, तो इसमें भी आप देखेंगे, डायरेक्ट डीजीपी बिहार, डायरेक्ट डीजीपी बिहार जेलर के नंबर पे बात करते, और मेरे से डायरेक्ट बोले कि असलम ये आंदोलन वापसी ले लो, तुम 4 दिन के अंदर में जेल निकलोगे। यहाँ पर भी आप तो देखेंगे लिखा हुआ है, मोतिहारी दरमाहा तानता हीरो पुलिस से पूछ रहा, सवाल क्या हुआ तेरा वादा, है ना, तो तुम 4 दिन के अंदर में जेल से निकलोगे, आंदोलन वापसी ले लो। तो मैं हाथ जोड़ते बोला फोन पर ही, सर माफी चाहता हूं, मैं आंदोलन वापसी नहीं लूंगा, क्योंकि अब तक जो मैं गलती किया जुबानी, अब मुझे लिखित चाहिए कि 4 दिन में मुझे जेल से निकाल दिया जाएगा। तो वकील लोग आए, बहुत मान मनोबल के साथ वो अनशन स्थगित कर दिया गया। उसके बाद भी मतलब लंबा समय दिया, मतलब तुल मिलाते हैं कि 13 मार्च 2011 तो जेल पारा मैं, और 19 दिसंबर 2013 में जेल से निकला। मतलब 2011 था पूरा साल, 2012 था पूरा साल, 2013 था पूरा साल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के आवाम से, आपके बेहतर खबर के जरिए से, कि अगर आप लोग तो लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरा साथ न दे, अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, हजारों जवानों के जान बचाया हूं मैं, हजारों जवानों के जान बचाया हूं, तो इस वीडियो को इतना वायरल किया जाए कि माननीय नीतीश तुम्हारे तक पहुंचे ये बात। और इसमें जो पुलिस जो जिम्मेदार है, जो मुझे दफना दिया गया, जो मुझे दौर तक नहीं पहुंचने दिया, मैं बिहार सचिवालय कम से कम 50 बार से ज्यादा दौरा हूँ। ठीक है, आपकी तमाम कोशिशें आपकी हम समझ रहे हैं, थोड़ा वक्त का तकाजा होता है, इसलिए चीजें बीच बीच में आपको रोक के समझना चाह रहे हैं। आप जेल से जब बाहर आ गए 2013 में, तो क्या तभी से हैदराबाद में रह रहे हैं, और हैदराबाद में क्यों रह रहे हैं ये भी थोड़ा बताइए। जी नहीं, मैं जेल से निकलते ही नहीं आया हैदराबाद में। मैं जेल से निकलते ही सबसे पहले 2014 जब शुरू हुआ, 26 जनवरी तो गणतंत्र दिवस था, 27 जनवरी से मैं पटना गांधी मैदान मोना सिनेमा के सामने भूख हड़ताल पर था। पूरा 1 महीना भूख हड़ताल पर इसलिए था कि जो मेरे साथ शर्त हुआ था, जो मुझे आप जिम्मेदारी दिए, मैं निभाया, मैं कम कलाक नहीं होने दिया। मैं जरा नजर पड़ता अगर गद्दारी करता तो हजारों जवानों तो जान मार सकता था। मतलब मैं देश का गद्दार नहीं हूँ, ये बता दिया कि मैं गद्दारी नहीं किया। मतलब मेरे साथ गद्दारी हुआ, वो जेल में 3 साल 4 साल डाले, उसका मुआवजा, या मुझे बिहार से बाहर जो घर बोले उसको शिफ्ट किया जाए, और बाकी जो मुआवजा मेरा बचा है दिया जाए। इसके लिए मैं 1 महीना कंटिन्यू भूख हड़ताल पर था। तो ये पूछने नहीं आया। जब
दो चार लोग नेता लोग बोले थे असलम तुम मर जाओ, दे बिहार दौर में थे, पुलिस तुम्हारे तो पहुंचने नहीं दे दी वहां तक, तो भी नहीं आया था। तो भूख हड़ताल के दौरान मेरी अम्मी था बीमार पड़ गए, तबीयत खराब हो गया, अम्मी का इंतकाल हो गया। अम्मी का तल विश्वा है, तो आज रात में मेरे अब्बू तभी इंतकाल हो गया। मतलब 20 दिन के अंदर में मैं अब्बू अम्मी तो छोड़ दिया। साथ तो पुलिस तो सिर्फ मैं दिया, इंडियन पुलिस तो मैं बचाया, आर्मी जवान तो मैं बचाया, मगर आज सजा भुगती तो हमारे अब्बू अम्मी, मेरे छोटे छोटे बच्चे। सर आप मेरा दर्द तो करीब से पहुंचिए, जब मेरी छोटी बच्ची बोलती है कि अब्बू आप बिहार क्यों नहीं आते हैं, आप तो देखने के लिए दिल बोलता है, तो मेरा मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना दर्द में हूँ। आखिर मैंने क्या जुल्म किया सर, हजारों जवानों के जान बचाया, तो मेरा जुल्म क्या है? अगर हिंदुस्तान के आवाम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या काम करते हैं वहाँ हैदराबाद में, और क्या कितना कमा लेते हैं जिससे घर भी कुछ भेज पाते हैं, परिवार का कैसा गुजर बसर चलता है? सर हैदराबाद में मैं पहले बैचरी में जॉब करता था, मगर लॉकडाउन जब हुआ तो बैचरी में काम खत्म हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तो बिहार के अधिकारी हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, 3 अधिकारी लोग मुझे आज भी एक्सेप्ट करते हैं, और ये वो अधिकारी हैं जिनको दरमाहा दान से तंसलित नहीं है, मेरे से कोई लालच नहीं, सिर्फ इंसानियत के तौर पर कि असलम जी आप हमारे इंडिया के लिए इतना बड़ा काम किए कि जितना भी मदद करे तो कम है। तो उनसे मैसेज किया कि मेरे घर में बच्चे भूखा है, भूखा मर रहा हूँ, क्या करना है? तो बोले ठीक है मैं आपका नंबर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एरिया था, पीएस से फोन आया, एसीपी अशोक चतुर्थी साहब बुलाए, मेरे को थोड़ा राशन सौदा दिया गया। मतलब हैदराबाद पुलिस, सिर्फ मैं समता न्यूज बताया अपना पेपर बताने से, जितना हैदराबाद पुलिस आज मेरे पे एक्सेप्ट कर रही है या जितना दिल से मदद कर रही है, अगर 50% भी बिहार पुलिस कर देती तो आज मेरे बच्चे रोड पे नहीं रहते। ठीक है, आज हमारे घर में 2-2 दिन चूल्हा नहीं चलता है सर। समझ सकता हूँ कि आपके साथ जो फाइनेंशियली दिक्कत है और आपके साथ जो दुश्वारियां हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं बार बार कि हमने देश के लिए सब कुछ किया, तो जब किया तो आपको उसको बदल चाहिए, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, तभी आपको लगेगा कि आपने देश के लिए जो बलिदान दिया है वो वसूल हो गया। जी नहीं सर, ऐसा आपका सवाल का जवाब मैं इस तरह देना चाहूंगा कि कोई भी आदमी आर्मी में जो जवान जाते हैं वो भी देश के लिए ही जाते हैं, तो क्या वो अपनी तनख्वाह छोड़ देते हैं? अपनी तनख्वाह तो लेते हैं ना। वो अगर शहीद हो जाते हैं तो उनके घर नेम बढ़ता, किसी तो या नौकरी दिया जाता है या मुआवजा दिया जाता, दोनों होता है। तो कोई भी अगर करता है, अगर मैं देश के लिए बलिदान दिया, कुर्बानी दिया, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरा मुआवजा। मेरे 4 बच्चे जो है, 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो जिंदगी मौत पे भी खेल रहे हैं, तभी वो उन पर हादसा हो जाता है, उनकी जीवन के सलामती के लिए मैं ये कदम उठाया हूँ। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते मैं आना चाहता हूँ और बिहार दौर में तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। और फिर मैं ये ही सवाल दोहराता हूँ कि अगर हमने हजारों जवानों के जान बचाया तो 2000 किया, जहां जिस सफलता के आधार पे राष्ट्रपति मेडल आप 33 पुलिस वाले तो दिए, तो मुझे क्यों मरने के लिए छोड़ दिया गया? चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपसे बात की और आपने तमाम चीजें रखी। थोड़ा वक्त का तकाजा होता है, इसलिए हम लोग भी चीजें कम वक्त में समेटने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि शायद आपकी ये मुहिम जो आप रंग लाना चाहते हैं, जिसके जरिए वो रंग ला पाए और सरकार के कानों पे कोई जूं रहेंगे, और कम से कम एक शख्स ऐसा जो अपने परिवार के लिए भी आज जद्दोजहद कर रहा है, जिसके सामने खाने की भी दिक्कत है, जिसने इतना बड़ा मूवमेंट अंजाम दिलवाया, शायद उसके बारे में कुछ सोचे। फिर आपसे जुड़ेंगे, एक बार में ही सब चीजें खत्म नहीं कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।